अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, लेकिन इस दुनिया में जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं, 8,000 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। 8,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं और अब तक फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी जारी है। वहाँ पर मलबे के तले बच्चे, ख़वातीन, मर्द, औरत, कोई तख़सीस नहीं है इंसानी जान की। वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है दुनिया उसको देख रही है। एहतजाज हो रहे हैं इस्लामी दुनिया में, गैर इस्लामी दुनिया में। इस वक्त तो इंसानियत की बात है, इस्लाम और गैर इस्लाम की बात भी नहीं, इंसानियत की बात है। तसव्वुर करें कि 8,000 लोग जहाँ मार दिए गए हों, जहाँ इस वक्त पानी, ग़िज़ा, सेहत की सहूलियात कुछ भी मौजूद ना हो, वो इलाका है गज़ा का इलाका, गज़ा की स्ट्रिप, और ये सब कुछ हो रहा है। और अक़वाम आलम, कहीं मज़म्मती बयानात हैं, कहीं करारदादें हैं, कहीं पर एहतजाज है। उन एहतजाज में तराने बजाए जा रहे हैं और ये समझा जा रहा है कि हमने अपना हक़ अदा कर दिया है। ये 2023 है, ये 21वीं सदी है, ये आज की दुनिया है जहाँ कमज़ोर के लिए जीना महाल है और जो ताकतवर है उसके लिए सब कुछ, ताकत, पैसे की ताकत अगर उसके पास मौजूद है तो उसके लिए हर चीज़ इस दुनिया में जायज़ है। तो ये फ़लस्तीन में हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत तवक्को है इस बात की कि अमेरिका एक मरतबा फिर जंग बंदी की जो करारदाद पास की गई है उस पर वीटो कर दे और अक़वाम आलम मुँह तकती रह जाएँ। ये आज 8,000 हैं, कल 16,000 हो जाएँ, 32,000 हो जाएँ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किसको पढ़ना चाहिए? फ़र्क हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारा ईमान है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान एक इमारत की तरह हैं जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट से जुड़ी हुई है। तो हमारा अपना क्या हाल है? अपना हाल यह है कि आज कम से कम 10 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती। खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग। हमारी तरजीहात क्या हैं? उन तरजीहात का जब हम अंदाज़ा लगाते हैं, लोगों में जाते हैं, बात करते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो हमारी तरजीहात हैं आज के इस दौर में, जहाँ इल्म, फ़नून, जहाँ पर शऊर की बात होनी चाहिए, वहाँ पर बात होती है कि हमारा वज़ीर आज़म कौन होगा, कैसा वज़ीर आज़म होगा, वो होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा। यानी हमने शख्सियात को लाजिम व मलजूम कर लिया है और सिस्टम को भूल गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो दूसरों के लिए क्या आवाज़ उठाएं। मुल्क के हालात, मुल्क एक इलेक्शन की तरफ जाने वाला है, तो मैंने सोचा ज़रा आवाम से पूछते हैं कि जब मैं उनसे बात करूँ कि आप अगले निज़ाम में किसको देख रहे हैं, जाहिर सी बात है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को नया वज़ीर आज़म बनाने की तैयारी हो रही है और इसको ये गुफ्तगू न सिर्फ मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर हर जगह पर हो रही है। तो क्या लोग वाकई इसी बात पर ही बात करेंगे या वो बात करेंगे कि आज फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, आज दुनिया में और कहाँ कुछ हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? तो ज़रा ये गुफ्तगू सुन लीजिए। समा खराशी की माजरत चाहता हूँ इस पर कि मेरे नज़दीक तो ये बकवास बातें, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने या काकड़ साहब वज़ीर आज़म रहें या और कोई इस वक्त वज़ीर आज़म बन जाए, जो निज़ाम चल रहा है वही निज़ाम चल रहा है। लेकिन लोगों का IQ ये है, लोगों की सोच ये है कि वो इससे आगे सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। रियासतें आवाम को डायरेक्शंस देती हैं, आगे बढ़ाती हैं। कोई सोच होती है कि इस वक्त दुनिया में हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हम उस पर कोई बात नहीं करते। कादिर बंदूक खेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अज़हर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एहतजाज किया फ़लस्तीन के हवाले से JUIF ने, जमात इस्लामी ने। अल्लाह करे कि हम मज़ीद यकजहती के साथ अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ आवाज़ उठा सकते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सबसे पहले फरमाइएगा, आज जो एहतजाज आपने किया, ठीक है, अच्छी बात है, एक एहतजाज हुआ, लेकिन इससे आगे जो करने की ज़रूरतें हैं, क्या कौम के अंदर, मुल्क के अंदर वो सकत भी मौजूद है कि इससे आगे हम कुछ बढ़ के कर सकें? देखिए, जो कुछ हमसे बस हो रहा है, बस बन रहा है, वो हम तो कर रहे हैं। ये एहतजाज के हवाले से भी और उनकी इमदाद के हवाले से भी हुकूमतें शायद मजबूर समझ लीजिए या ग़ुलाम समझ लीजिए या डरपोक समझ लीजिए, तो हुकूमतें तो उस तरह से शायद वो वज़न नहीं उठा पा रही। आपकी अपनी हुकूमत भी शायद उस तरह से वो वज़न नहीं उठा रही जो उठाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक दीवार की मुख्तलिफ ईंटें हैं मुसलमान,
तो हमको भी जो है ना वो उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए फ़लस्तीन के साथ, मगर हम शायद उस तरह से जुड़े हुए नहीं हैं, कम अज़ कम हुकूमती सतह पे। मगर आपने अवाम की सतह पे देखा कोयटा का आज तारीख़ी जलसा, शायद इस स्टेडियम को कोई और नहीं भर सकता था, या इतना शायद कोयटा में मैंने ख़ुद कभी इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। तो हम जलसे के हवाले से भी और हम माली इमदाद के हवाले से भी, तो ये दो मामलों में तो हम आगे चल पड़े हैं। अगर खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा मामला हुआ तो फिर इससे ज़्यादा मामले के लिए भी JUI सोचेगी कि इससे आगे भी जाया जा सकता है और किस हद तक जाया जा सकता है। हम अपने तौर पे मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आगे हुकूमतों की कोशिशें ज़्यादा होती हैं। वैसे तो ये फ़लस्तीन का ख़ित्ता अरबों के दरमियान घिरा हुआ है और अरबों के पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि फ़लस्तीन में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आज मेरा ख्याल है 10,000 से एक्सीड कर गई ये तादाद शुहदा की। जनाब, जो रिपोर्ट हो रहा है 8,000 से मुतवाजिद, आप सही कह रही हैं, 10,000 से ज़्यादा होगी। कोई आदाद शुमारी नहीं है ना? 10,000 से ज़्यादा हो गए। जी जी जी, कोई आदाद शुमारी जी हाँ, वो उसमें कोई निकल नहीं रहा, तो बाहर आ ही नहीं रहा। और ये यही जो ना पॉलिसी है शायद इजराइल की। मगर इसमें एक चीज़ आप देखिए कि अमेरिकन ने अपना कद छोटा किया है। अमेरिकन जो ना लीड लिया करते थे शायद वो दुनिया की लीडरशिप का, मगर अगर आप जाके किसी एक मामले में जो है वो बैठ जाएं, किसी एक फरीक को जो है इस तरह से फेवर करने दें और वो इंसानियत का कत्ले आम हो, तो फिर मेरा ख्याल है, मैं किसी तासुब का शिकार नहीं हूँ अमेरिकन के अगेंस्ट, मगर उन्होंने अपना कद जो है ना बहुत छोटा कर लिया है। उनकी हुकूमत तो बिल्कुल जो है ना बहुत नीचे गिर गई है। मेरा ख्याल है कि उनकी आवाम को बाहर निकलना चाहिए इंसानियत के लिए, और शायद वहाँ पे इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि उनकी आवाम जो बाहर आ सकती है। इन बच्चों के लिए, इन औरतों के लिए, इस इंसानियत के लिए उनके ऊपर इस तरह का असर जो है वो इजराइल का नहीं होना चाहिए। ठीक। कादिर बंदूखिल साहब, आप क्या समझते हैं? आपकी पार्टी ने अभी एक एहतजाज किया, एक जलसा किया था, उसमें फ़लस्तीन का नाम भी लिया, बिलावल साहब ने स्कार्फ भी पहना और कुछ गुफ्तगू भी हुई, लेकिन इससे आगे करने की कोई सकत हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। और ये हम जानते हैं, ऐसे मौके जब कौमों के सामने आ जाएं तो उन्हें फैसले करने होते हैं कि हमें आगे करना क्या है, कि ऐसी सिचुएशन हो, ऐसे हालात पैदा हों तो हमें अपने आप को तैयारी कैसे करनी है, हम कैसे तैयार हो सकते हैं। तो जब ये आपके यहाँ जलसा किया गया और मीटिंग्स हुई और इस पर बात हुई फ़लस्तीन के हवाले से, किस नतीजे पे पहुँचे हैं आप लोग? देखिए, मैं तो आपसे मशवरा ले रहा हूँ कि एज ए अपोजिशन, इस वक्त अपोजिशन भी नहीं है, एक पार्टी समझ लो, हम क्या कर सकते हैं। आप मुझे मशवरा दें, मैं अपनी क़यादत तक पहुँचा दूँगा आपका मशवरा कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आपके नॉलेज में एक बात डालना चाह रहा हूँ, जो लोग इक़्तिदार के ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग इक़्तिदार की कुर्सी पे लेके आ रहे हैं, मेरी इतला ये है कि उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने के लिए उसको बुलाया गया। ठीक है, तो अब इससे आगे मैं क्या बोलूँ, आपको आने वाले दिनों में मज़ीद पता चल जाएगा कि वो जो वादे उन्होंने किए हैं कि हम इसराइल तस्लीम करेंगे और उसके बदले में $15 अरब लाएंगे, वो आपको चंद दिनों में नज़र आ जाएगा। हम तो एक छोटी सी पार्टी को या बड़ी पार्टी को, जो एहतजाज हमारे बस में था वो हमने इसराइल को तस्लीम करने के लिए मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? उनको इसलिए लाया जा रहा है? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप खुद समझ ले। जिन लोगों ने बोल दीजिए सर, आप कह तो रहे कि और किसको लाया जा रहा है? नवाज शरीफ को ही तो लाया जा रहा है। अच्छा, जो मैंने कहना था कह दिया ना, अब आप अपना तर्जमा निकाल ले खुद मेरे भाई। सर, कौम सुन रही है आपको। कश्मीर का सौदा किया है, आप संगीन बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने कश्मीर का सौदा किया है, और अब 2018 में जिन लोगों ने कश्मीर का सौदा किया है, 2023 में इसराइल को तस्लीम करने का सौदा करके $15 अरब का वादे करके आए, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आइंदा चंद दिनों में आपके सामने ये मेरे बात रिकॉर्ड पे रख ले और ये आपको सामने चीज़ें आ जाएगी। सवाल ये है कि आपने एहतजाज की बात की है, एहतजाज तो जमा इस्लामी ने भी किया है, मौलाना साहब की पार्टी ने भी किया है, और हमने भी बिलावल साहब से जो हो सका आवाज़ उठा सके हमने उठाया। अपनी शहीदों की, जो 18 अक्टूबर हम हर साल बनाते हैं, जहाँ 200 से ज़्यादा जियाले शहीद हो गए, बीबी शहीद के ऊपर हमला हुआ,
कराची में, हमने उनको बिल्कुल इस जो फ़लस्तीन की शोहदा है उनके साथ मनाने का जो एक तरीक़ाकार है पॉलिटिकली जमहूरी तौर पे, वो हमने किया है। इससे आगे कुछ करने का है तो आप मशवरा दें, ज़रूर मैं अपनी क़यादत तक पहुँचा दूँगा। अतर कासमी साहब, तवक्को तो ये कर रहा था कि जैसे कामरान मुज़फ़्फ़र साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा है, हमने एहतजाज किया, आगे भी कुछ करना होगा तो देखेंगे जमात इस्लामी। जब कादिर बंधु खेल साहब से मैं गुफ्तगू करता हूँ तो मुझे जवाब ये मिलता है कि जिन्होंने कश्मीर का सौदा किया, जो फ़लस्तीन को कबूल करने वाले हैं, यानी ऐसे इसराइल को कबूल करने वाले, माफ़ कीजिएगा, ऐसे मौके पर जहाँ पर मेरी ख्वाहिश तो ये होगी, एक पाकिस्तानी की ख्वाहिश ये होगी कि पूरी कौम फ़लस्तीनियों का झंडा लेके बाहर निकले और उनके हक़ में कम से कम आवाज़ बुलंद करे, कम से कम जालिम को जालिम कहे। वहाँ पर इस तरह के संगीन नौइयत के इल्ज़ामात, सौदे करने के इल्ज़ामात लगाए जाएं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहला तो जो बात है, जो फ़लस्तीन का मसला है, ये कोई मजहबी मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। यकीन कीजिए कि अगर कल किसी साउथ अमेरिका के मुल्क में जाके कोई मुसलमान मुल्क कब्ज़ा कर ले और वहाँ पे जाके इस किस्म के मुजालिम करे, तो इंसानियत के लिहाज हवाले से उसके ख़िलाफ़ भी हम इसी तरह बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि अब आपने एहतजाज की बात की और दीगर बातें भी की कि पाकिस्तान में हम क्या कर सकते हैं, आगे हम क्या करें। देखें, जब भी फ़लस्तीन के अंदर जब भी ऐसे खुदा न खास्ता हालात पैदा होते हैं, आप देख लें दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एहतजाज कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा एहतजाज उन ममालिक में होता है जिन ममालिक की हुकूमतें इसराइल के पीछे खड़ी हैं, जिन ममालिक की हुकूमतें ये कहती हैं कि जनाब जंग बंदी की भी आप बात ना करें। वो अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी के ख़िलाफ़ भी वोट देते हैं, पर फिर भी उन ममालिक के जो शहरी हैं वो लाखों की तादाद में बाहर निकलते हैं। उसकी क्या वजह है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि वो उनको पता है कि हमारे एहतजाज से फ़र्क पड़ेगा, हम अपनी हुकूमतों के ऊपर प्रेशर डाल सकेंगे। जब जो आप ऐसी रियासतों में रहते हो, आप देख लें कितनी मुसलमान रियासतें जहाँ पे रहने वाले शहरियों को अपने हकूक़ मिले हों, वो दूसरों के हकूक़ की क्या जंग लड़ेंगे? वो तो जो रियासत अपने आप को खुद अपने शहरियों से गैर महफूज समझे, उसके शहरी क्या दूसरे के लिए एहतजाज करेंगे? देखें ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये हैं। बाकी ये बात है कि इसमें अरब ममालिक का कितना किरदार है, किसी और मुल्क का कितना किरदार है। भाई, खित्ते में कोई भी मुल्क इस काबिल नहीं है, तमाम मुसलमान मिल के भी ममालिक जो हैं वो इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आई एम सॉरी टू से, बात सख्त लगेगी, हमें अपनी उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमारे जो जितनी हमारी ताकत है, जितना हमारा जो है असर व रसूख है, उसके मुताबिक हमें बात करनी चाहिए। जब उनका दिल चाहेगा वो ये करेंगे और वो करते रहेंगे, और इसी के ऊपर जो तौजीहात हैं, इसके ऊपर जो एक्सक्यूज़ हैं, वो हमारे अपने ममालिक की पेश करते रहेंगे और हमारी बहस का लेवल ही किसी और तरफ रहेगा। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि किसी भी मुल्क के आने से या किसी मुल्क के कुछ कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर ये मसला कभी भी हल होगा, कभी भी हल होगा, तो वो मगरबी अक़वाम के प्रेशर की वजह से, उनकी हुकूमतों के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, उससे शायद कोई बेहतरी आए। वो तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, कोई मुल्क इस काबिल नहीं है, लेकिन ये इस रवैये का क्या करें? अभी कादिर बंधु खेल साहब ने गुफ्तगू की, अगर दो जुमले आप इस पर कहना चाहें कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो आ रहे हैं तो वो इसराइल को कबूल करने के लिए आ रहे हैं, इससे पहले कश्मीर का सौदा कर दिया, ना जाने किसने सौदा कर दिया। हम किस तरफ कौम को लगा रहे हैं? कम से कम अपनी डायरेक्शन तो ठीक कर लें, ये तो कर सकते हैं हम। जी, देखिए कौम की डायरेक्शन हम किस तरह ठीक करें मसूद भाई, किस तरीके से ठीक करें? मियाँ साहब इसको कबूल कर लेंगे या उसको, मुझे नहीं पता। वो पाकिस्तान के आइन और कानून को तो पहले कबूल कर लें। वो लंदन में बैठे हुए, उनको पाकिस्तान का सफ़ीर वहाँ प्रोटोकॉल दे रहा है एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को। तो इन लोगों से आप, इस निज़ाम से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसको ठीक कर ले, वो उसको ठीक कर ले। हमने अपने यहाँ क्या किया है? क्या पाकिस्तान में आइन और कानून की अमलदारी आपको नज़र आ रही है? ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने किसी और को क्या तस्लीम करना है? मैं तो इनसे पहली तो ख्वाहिश मेरी ये है कि ये अवाम के हकूक़ तस्लीम कर लें, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया तस्लीम कर लें, अब अपनी अवाम को कोई हकूक़ दे दें। दूसरे की तो ये बाद में बात करेंगे। इनसे ये उम्मीद रखना इस निज़ाम से जो खुद मफलूज है, जिसको ये भी नहीं पता कि हमने खुद किस तरह चलना है, वो दूसरे का कैसे सहारा बनेगा? मसूद भाई, मेरे ख्याल में पहले हमें अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी हाँ, एज ए इंसान, एज ए मुसलमान, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। जो हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी हैसियत का भी ख्याल रखना चाहिए। कामरान मुज़फ़्फ़र साहब, आपको मैंने सुना, आपने कई मरतबा फरमाया कि निज़ाम आइन का बोझ नहीं उठा पा रहा। क्या बात इतनी है कि आइन का बोझ नहीं उठा पा रहा, या हमने ये गुज़िश्ता चंद महीनों के दरमियान खुद अपने सियासी मफादात की खातिर, अपने ज़ाती मफादात की खातिर जो कुछ इस मुल्क के अंदर किया है,
इसने हमें मज़ीद और कमज़ोर किया है। अब एक ऐसा मामला हमारे सामने जो आलमी दुनिया की नज़र के अंदर है, तो हम उससे बात भी कर रहे हैं, मगर हमने अपने आप को इतना कमज़ोर कर लिया अपनी सियासत की मजबूरियों के तहत इतना कमज़ोर कर लिया है कि अब हम इस काबिल नहीं हैं कि हम उनके फ़लस्तीनियों के लिए अमली तौर पर कुछ कर सकें, या कहीं पर भी जुल्म हो रहा उसके लिए अमली तौर पे कुछ कर सकें। खुद अपने मुल्क में, जैसे अतर काज़मी साहब कह रहे हैं, अपने यहाँ आइन पर अमल करा सकें, अपने लोगों को भूख से निजात दिला सकें, सेहत दे सकें, तालीम दे सकें। तो हम इसमें खुद कितने ज़िम्मेदार हैं? देखिए, दो बातें। पहले आपने कहा कि चंद महीनों में कमज़ोर किया, नहीं, चंद महीनों में नहीं, 5 साल में, जिसमें हमारी वाली मुद्दत भी शामिल है, उसमें हमने बहुत कुछ अपना खो दिया है। दस्तूर के हवाले से, कानून के हवाले से हमने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, और ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो हमारे गले पड़े हुए हैं। उससे 3.25 साल की वो गवर्नमेंट भी लगाई है, 16-17 माह की ये गवर्नमेंट भी लगाई है। केयर टेकर तो खैर होते ही उनके हैं ना जी। तो हमने जो कुछ था वो हमने खोया है, हमने पाया नहीं है। और आप गुरबत के हवाले से बात करते हैं, गुरबत के हवाले से देखिए, जब अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया है, वो रब है ना जी, तो रब से क्या आप ये उम्मीद रखते हैं कि रब ने जो है ना वो इंसानों को तो पैदा कर दिया, 5-7 अरब की आबादी या 7 अरब की अराउंड, तो क्या उसने सबको पैदा कर दिया और उनका रिस्क नहीं उतारा होगा? तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं और आप पैदा करते हैं। रब के यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। रब ने जितने लोगों को पैदा किया, जितनी लोगों को, बल्कि नहीं, जितनी जो भी चीज़, जो भी जानदार होगा उनको पैदा किया, तो उसका रिस्क उसने अपने ज़िम्मे अज़ खुद ले लिया। इस बात से भी कतई नज़र कि वो उसको माने या ना माने। तो मसला बनाया है मैंने और आपने। मैंने आपका हिस्सा जो है ना वो रोक रखा होगा, किसी और का हिस्सा रोक रखा होगा, और उस वजह से जो है ना मसाइल हैं। और पाकिस्तान भी जो है जिस खत्ते में वाक़या है, यहाँ पे भी कोई ऐसी जो है ना वो रब की नेमतों की कोई कमी नहीं है। इस नेमतों को जो है किसी ने ज़्यादा जो है अपने तसर्रुफ़ में ले आए हैं, और जब तसर्रुफ़ में ज़्यादा किसी एक की आ जाता है तो फिर वो रब के निज़ाम को जो है ना वो गड़बड़ उसमें करने हो जाती है। भले वो इसका बदला लेता है बाद में, मगर ये गड़बड़ मैंने और आपने की हुई है। ठीक। कादिर बंदू खैल साहब, हम नए इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। 2024 में मुमकिन तौर पर इलेक्शन हो जाएंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का आप मुतालबा कर रहे हैं और नून लीग से मुतालबा कर रहे हैं। नए आने वाले इलेक्शन के बाद आप समझ रहे हैं कि जो भी इलेक्शन होंगे वो मसाइल का हल निकालने में कामयाब हो जाएंगे और मुल्क को कुछ बेहतरी नसीब होगी इन इलेक्शंस के नतीजे में? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि इस वक्त जो माहौल है कुछ साफ शफाफ बड़े अच्छे किस्म के इलेक्शन हो जाएंगे और कुछ बदल जाएगा। काकड़ साहब जैसी ये हुकूमत, काकड़ साहब चले जाएं, उनकी जगह किसी और को लाके बिठा दें और एक प्रोसेस कर दें जी इलेक्शन जैसा, कुछ ऐसा माहौल आपको नज़र आ रहा है? या आपको लग रहा है कि ठीक है अभी हालात बेहतर नहीं है, आने वाले दिनों में हालात ठीक भी होंगे और अच्छे इलेक्शन हो जाएंगे और मुल्क के लिए बेहतर होगा? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैंने इसराइल को तस्लीम करने का किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, और कश्मीर को तस्लीम करने का सबको पता है किसने किया है। आपने उसका नाम नहीं लिया है या नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, चलो आपकी मर्जी है। नहीं भाई, आप नाम ले लें कादिर साहब, ये पहले ना बुझवाएं, मुश्किल वक्त है। अगर किसी ने कश्मीर के साथ किया उसका भी नाम ले लें। आप समझते हैं फ़लस्तीन के साथ किया उसका भी नाम ले लें, पहलियाँ क्यों बुझवा रहे हैं? चलो ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने की है कि आने वाले हुकूमत क्या मसले का हल है। यकीनन हल है। हल इस तरह है कि निगरान हुकूमत के पास न कोई मुल्क से डील करता है, न आवाम उस पर एतमाद करता है, और वो एक मुख्तसर मुद्दत के लिए 3 महीने के लिए आती है और उनका काम सिर्फ ये है कि शफाफ इलेक्शन कराना। वो तो आपको नज़र आ रहा है। अब इस निगरान हुकूमत से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? जो मोहतरम काकड़ साहब एक हफ़्ता पहले अपने हल्फ उठाने से पहले मरियम नवाज़ साहिबा से मुलाकात किए और उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत कर रहा हूँ, जाम कमाल समेत साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान। इसका आपका एक टीवी एंकर इस बात के गवाह है, उसकी शो में एक बात की है, आप कहे तो मैं नाम भी ले लेता हूँ। दूसरी बात ये कि तोकीर शाह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था शहबाज शरीफ साहब का, उसको 1 साल का एक्सटेंशन दिया है।
मौजूदा काकड़ साहब को का उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया, और अभी एग्जैक्टली उसी तरह जैसे इमरान खान साहब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी था आज़म खान साहब, उसको उसी तरह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दी आलमी अदारे में, किस कानून के साइन किया। और फिर आज शीमा जो मुलजिम था मियाँ बरादरान के साथ, उसको वफाकी वज़ीर बना दिए, तारड़ को बना दिया है। और फवाद हसन फवाद जो नवाज शरीफ साहब के दौर का वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, वो उसको वफाकी वज़ीर समेत 7 वज़ीर नून लीग के। वफाकी हुकूमत पंजाब की जितने भी अदारे हैं उन सब अदारों का हमारे पास सबूत है। आप अपना जो प्रोड्यूसर साहब है उनको भी कह सकते हो, मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ। आपको खुद मालूम होना चाहिए कि जितनी भी अदारे हैं ख़ास तौर पावर डिवीज़न के, उन सब के सरबराहान मुस्लिम लीग नून के साबिक MP और MNA हैं, क्योंकि मेरे कमेटी में ये आते थे। और फिर उसके बाद आपको याद होगा जब 46 बिल एक दिन में पास हुए थे कौमी असम्बली में, और उस बिल में 40 की 40 पास हो गए। जब मेरे अपने हल्के बल्दिया टाउन के लिए मैंने यूनिवर्सिटी के लिए बिल जमा किए तो राना तनवीर साहब ने उसको इनकार कर दिया, और उसने बोला नहीं जी आपने बनाना है तो जाओ सिंध हुकूमत से ले लो। मेरे वहाँ बड़ी सख्त अल्फाज में इनके साथ तबादला हुआ। पॉइंट क्या है सर आपका? और अपने हमारे शाह साहब मौजूद थे। पॉइंट मेरे ये है कि मैं उस वक्त बड़ा हैरान था कि भाई आप 4 दिन के वजीर है, आप आइंदा यूनिवर्सिटी को मना क्यों कर सकते हो। आज पता चला कि ये तो हुकूमत पहले से ही 5 साल के लिए प्लेट में मियाँ साहब को दी है। जैसा अभी हमारे अतर काजमी साहब ने बात की है, किस हैसियत से पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, किस हैसियत से पंजाब के एक लाहौर के एक DIG ने नवाज शरीफ साहब को सलूट किया है, और फिर किस हैसियत से नादरा का स्टाफ। कादिर साहब आप माशाल्लाह वकील हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, मीडिया पे बैठकर अक्सर आप इस तरह की गुफ्तगू करती हैं, और जब मेरे सामने करते हैं तो मैं फिर आपसे कहता हूँ, आप कहते हैं मेरे पास सबूत है, मेरी पार्टी के पास सबूत है। अगर कुछ खिलाफ कानून खिलाफ ज़ाब्ता हो रहा है तो मुतालिका फोरम में आप कहाँ गए यार? आप तो ना इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, ना अदालतों में जा रहे हैं, मीडिया पे बैठ के ये बातें कर रहे हैं। पार्लियामेंट से आपको उम्मीद है, राजा रियाज साहब वाली पार्लियामेंट भी हमें याद है, आप ही की पार्लियामेंट थी। आपके स्पीकर साहब जो हैं वो किस तरह लोगों को अदालत के हुक्म के बावजूद भी आने की इजाज़त नहीं देते थे। ये वही पार्लियामेंट से उम्मीद लगा लेते हैं, कभी अदालतों को मतून कर देते हैं। अतर काजमी साहब वो काला कोट अपने जलाने के लिए पार्लियामेंट कादिर बंदूखेल साहब 25 करोड़ और कह रहे हैं कि ये सारे सबूत उनके पास मौजूद हैं, ना इलेक्शन कमीशन के पास जाने को तैयार है, ना अदालतों के पास जाने को तैयार है। निजाम पर एतबारी नहीं, उस निजाम पे एतबार नहीं जिस पर अभी हुकूमत करके उतरे हैं। देखिए अब ये इस निज़ाम के ऊपर किसको एतबार है? निज़ाम इनको तो होना चाहिए ना। निज़ाम जब डिलीवर करता है जी, इस वक्त इनके लिए डिलीवर कर रहा है निज़ाम, इस वक्त इनके लिए डिलीवर नहीं कर रहा, तो इनको क्यों एतबार हो? क्या इस वक्त जो है वहाँ पे जो निगरान हुकूमत है वो इनकी बात सुन रही है? क्या वो इनके मंसूबे चला रही है? नहीं चला रही, तो क्यों इनको एतबार हो? पंजाब के अंदर जो निगरान हुकूमत है वो तो ऐसे मंसूबे बना रहे हैं और चला रहे हैं कि लगता है जैसे कि वो अगले 15 साल भी यहाँ बैठे रहेंगे, तो इनको एतबार नहीं है। मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, पर एक चीज़ अब इनको थोड़ी सी समझनी चाहिए कि इसी तरीके से जो पाकिस्तान के 22-25 जितने भी करोड़ लोग हैं उनको इस निज़ाम ने क्या दिया? क्या निज़ाम उनके लिए डिलीवर कर रहा है? ये काला कोट अपना जला दें, मैं अपना कलम जला दूं, वो क्या करें? वो अपने ऊपर तेल छिड़क के खुद को आग लगा लें। दिस जो निज़ाम है इसने आम शख्स को फेल किया, इसमें आम शख्स के लिए कुछ भी नहीं है। यह अशराफिया का निज़ाम है और इसको बिल्कुल मसनूई तरीके से चलाया जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ममालिक जो इसराइल में जंग बंदी की जो है वो मुखालफत करते हैं, लेकिन अपने मुल्क में वो आवाम को इतने हकूक देते हैं कि उनका छोटा सा हक भी वो सल्ब नहीं करते, इसलिए कि उनको पता है कि निज़ाम तभी फ्लरिश करता है, रियासतें तभी मजबूत होती हैं जब आम शहरी को हकूक मिलते हैं। जब आपके आम शहरी को आप हकूक ना दें तो फिर आपका सफ़र जो है ना नाजुक दौर में ही गुजर जाता है, जिस तरह हमारा गुजर रहा है। तो ये इशू ये है कि ये निज़ाम कभी बना ही नहीं कि ये आवाम के लिए डिलीवर करे। आइन में बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं, उन चीज़ों के ऊपर कभी जिक्र हुआ है जो आइन में बुनियादी हकूक लिखे हैं, उसके ऊपर कभी बहस होती है? बहस क्या होती है कि पीपल्स पार्टी को ज्यादती हो गई, PTI के साथ ज्यादती हो गई, मियाँ साहब के साथ ज्यादती हो गई। पिछले आप देख लें चंद महीनों से, और आप TV पे देख लें, बयानियाँ देख लें, बयानियाँ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का मजलूम तरीन आदमी नवाज शरीफ है, और वो अवाम जो आटे की लाइनों में खड़े होकर मर जाती है, उन्होंने उसका कोई कर्जा देना है, उन्होंने
में उसकी मजलूमियत के दाग धोने हैं। खुदारा ये जब निज़ाम ऐसा होगा तो फिर गिले शिकवे होंगे। आज कादिर साहब ये बात कर रहे हैं, कल कोई और मोजिज़ दोस्त बात करेगा, लेकिन हम सब ही इस निज़ाम के विक्टिम हैं। पर इसमें कोई बेहतरी होगी, मुझे बेहतरी होते हुए नज़र नहीं आ रही। ठीक है, और लाडले की बाज़गश्त पिछले 5 साल भी रही, फिर लाडले की बाज़गश्त है, मुल्की मीडिया में है, बैनुल अक़वामी मीडिया में है। तो ये लाडले बनाना और लाडले बिगाड़ना ये कब तक चलता रहेगा? और लाडला बनने की भी कोई उम्र होती है ना, कि एक नौजवानी में सभी होते हैं लोग, कोई घर वालों का लाडला होता है, कुछ होता है, तो कोई ऐसी ख्वाहिश कर दे तो कहते हैं उम्र का तकाजा है। लेकिन मेच्योरिटी में आने के बाद, एक वक्त गुजारने के बाद अगर इंसान लाडला बनना चाहे और तैयार हो उसके लिए, तो क्या वो मुल्क की खिदमत करेगा, कौम की खिदमत करेगा, अपनी सियासत की खिदमत करेगा, वो इज्जत कमाएगा, क्या करेगा वो? एक ब्रेक के बाद ज़रा इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। कामरान मुज़फ़्फ़र साहब, पिछले हिस्से में प्रोग्राम के आपने कहा कि हमने गुज़िश्ता कई सालों में अपने निज़ाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एक मरतबा फिर आपको निज़ाम को उसी तरह का नुकसान, उसी तरह के ख़तरात सामने नज़र आ रहे हैं। जहां एक लाडले की बाज़गश्त पहले थी, अब एक लाडले की बाज़गश्त इस वक्त मौजूद है। कि लाडले बनाते रहना, क्या इससे हमारे मसाइल हल हो सकते हैं कि हम मुल्क के गरीब लोगों को खाना दे सकें, तालीम दे सकें, सेहत दे सकें, हम तरक्की कर सकें? ये लाडला बनाने वाली रविश कब तक चलती रहेगी? कितना इसे चलना चाहिए? कितनी ज़रूरी है ये रविश हमारे मुल्क के लिए? देखिए, 2 मसाइल हैं इस वक्त मुल्क के। एक उसमें इस पहला मसला जो है ये वो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये जो बावजूद इसके कि A+ कहा जाए और सब कुछ कहा जाए, मगर उसके बावजूद जो है ना, वो सिस्टम उसी डगर पे चल रहा हो, माने या ना माने सिस्टम उसी डगर पे है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और जब आप दस्तूर को वायलेट करते हो, अगर आप बड़ी किताब को जो है, अगर एक मदर डॉक्यूमेंट को आप वायलेट करोगे, तो मैं अगर उससे छोटी जो उसके बच्चे हैं उनको वायलेट करूँगा तो फिर जो है ना किसी को कोई गिला नहीं होना चाहिए। आप दस्तूर वायलेट करते हो, मैं कानून को तोड़ लेता हूँ। यही जो है ना इसमें मसला जो है ये पूरी कौम को पहले नंबर पे दरपेश है। और दूसरे नंबर पे जो है ना वो करप्शन है, जो मैं और मेरे जैसे लोग जो है वो बैठ के कर लेते हैं और वो दूसरों का हक खा लेते हैं। और जब वो हक खा लेते हैं तो फिर जिनका हक खाया जाता है उनके लिए जो है वो वसाइल में कमी आ जाती है। आपकी इस्टेब्लिशमेंट का ये शायद कभी भी इशू नहीं रहा कि वो करप्शन को ख़त्म करे। उनका सिर्फ़ और सिर्फ इशू ये रहा है कि पावर को किस तरह से मेंटेन किया जाए, अपने हाथ में रखा जाए। और जब अपने हाथ में रखने के लिए आप वो करते हैं तो फिर उससे भी करप्शन के मामला जन्म लेते हैं। अगर मामलात को दुरुस्त करना है, आज दुरुस्त हो सकते हैं। आप अपने किबला दुरुस्त कर लीजिए, आप तय कर लीजिए कि हमने ये जो दस्तूर है, अगर इसमें गलतियां हैं तो उसको दुरुस्त कर लेते हैं, वरना जब तक ये दस्तूर है तो हमने इस पे अमल करना है। साहब, आप और जब दस्तूर पे अमल करने लग जाए, मैं बहुत इज्जत करता हूँ और आप इसको समझते भी, आप बहुत मोहतरम है मेरे लिए। सवाल सख्त हो जाए तो बुरा ना मानिएगा। आप किबला दुरुस्त करने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के सामने तो पंजाब और KP की हुकूमतें गई थी, कानून का तकाजा था, आपने खुद इसको तस्लीम किया था कि आइन पर अमल होना चाहिए। क्या मजबूरी हो जाती है आपकी क़यादत के साथ, आपकी पार्टियों के साथ, कि जब आपका सियासी मकसद पूरा नहीं हो रहा होता तो आप भी आइन को उठा के पसे पुश डाल देते हैं, एहतराम आप भी उसका नहीं करते? जी, उसका जवाब देता हूँ। उसमें सबसे पहले एहतराम किसने तोड़ा था, पहले इस पे आ जाइए। 63A वाली जजमेंट जो थी वो कहाँ से आई थी? सुप्रीम कोर्ट से आई थी। 63A का ये कॉन्सेप्ट तो नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। उसका नतीजा क्या निकला था? उसका नतीजा निकला था एक गवर्नमेंट चली गई थी और उसके नतीजे में दूसरी गवर्नमेंट आई थी। यानी एक गवर्नमेंट का जाना, दूसरी गवर्नमेंट का आना, और फिर ये रास्ता देना कि उसके बाद इस तरह से असम्बलियों को तोड़ा जाए। उससे पहले ये असम्बली के तोड़ने का वाक़या जो है वो पहले कर चुके थे स्पीकर साहब कौमी असम्बली के हवाले से, जिसके बाद वो चूँकि कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो उसको रिस्टोर करना पड़ा। अब ये जो दूसरा मौका था कहाँ से आया था और किस तरीके से आया था? कितना लोगों ने, अब सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है ना वो सिर्फ इस बात पे आप जो है ना बात करते हुए डरते हैं
कि जी वो तौहीन अदालत ना हो जाए। भाई फैसला जब आ गया उसके ऊपर जो है ना अदब के दायरे में तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो 63A वाली जजमेंट दस्तूर की मुताबिकत में थी, उसके नतीजे कुछ निकले ना। जब नतीजे निकले, जब आपने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, फिर पहले आपने तोड़ा, फिर दूसरों ने तोड़ा, फिर तीसरों ने तोड़ा, उसमें कहीं ना कहीं पे हम भी शरीक हो गए। मगर ये बेईमानी की, वो भी बेईमानी, ये भी नहीं बेईमानी। आप कहता अगर उसको बेईमानी कह रही तो ये भी बेईमानी। हाँ, ठीक है, फिर बात ये कहना कि किबला तो दुरुस्त कर लेना चाहिए। कहीं ना कहीं पे देखिए ना, जब आप मामलात को इस डगर पे ले जाते हैं कि आप बेईमानी करें, आप पूरे मुल्क में एक बेईमानी हो रही है और उसमें जो है ना, उसमें आप फिर दूसरों से ये एक्सपेक्ट करते हैं नहीं आपने जो है ना वो बिल्कुल जो है वो ईमानदारी करनी है और आप जो है ना वो थ्योरी के मुताबिक चलिए, हम जो है ना वो प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल इस तरह से हो रहे थे, तो उसकी बात थ्योरी की आप बात करते हैं, वो सारे का सारा गलत हुआ था। मगर गलती जहाँ से शुरू हुई थी, जो खराबी जहाँ से शुरू हुई थी, उसको आइडेंटिफाई करिए। यानी वो यजीद से भी मोहब्बत, हुसैन को भी सलाम, वो उस तरह की सिचुएशन कुछ मालूम हो रही है। कादिर बंदू खेल साहब, नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये यजीद और हुसैन वाली बात बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि बाकी गलतियां भी मान रहे हैं, मगर शुरू कहाँ से हुआ था उसको तो आइडेंटिफाई करिए। दो गलत मिलकर उधर लोग एक 6 ठीक महीने से नहीं हो डरते हैं सकता या ना। 1 दिन से भी डरते हैं। हाँ, जिसने तो गलत नहीं, किया, 2 गलत ठीक नहीं हो सकते। जब अब पहला मुक्का किसने मारा, उसके बाद अगर किसी ने 4 मुक्के मारे हैं तो पहला मुक्के को जो है ना वो हिसाब करते हैं कि ज्यादती की इब्तिदा कहाँ से हुई। जी कादिर बंदू खेल साहब, आप तो आइन की खालिक जमात, आज बात यही हो रही है कि निज़ाम को हमने कमज़ोर कर दिया। किसी ने भी पहला मुक्का मारा, किसी ने भी गलत वार खेला, तो लाजमी है कि जवाब में गलत वारी खेला जाए और उसे डिफेंड भी किया जाए। मैं आपका मतलब समझा नहीं है। जो आप सवाल कमरान मुर्जा साहब से किए हैं वही सवाल मुझसे कर रहे हो क्या, जी, या कोई और सवाल? आप भी शरीक जुर्मी है ना उसमें, क्या नहीं है? देखिए, मैं आपको एक मिसाल दो और सबूत के साथ। जब नेब आर्डिनेंस में तरामीम की बात हुई है और वहाँ पे यकीनन मुझे भी ये चीज़ पसंद नहीं आई है और फिर मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच आपकी मीडिया के दोस्तों से पूछी, उसने स्पीच की है। उन्होंने ये कहा कि इस आर्डिनेंस के जो सबका पिछले जो मुकदमात है उसको रीओपन करने का जहांगीर तरीन साहब का और नवाज शरीफ साहब का। सर, मैं नेब आर्डिनेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आइन पर। अभी कामरान मुर्जा साहब ने कहा कि हमें अपना किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए। गुफ्तगू हम ये इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क में निज़ाम भी कोई मौजूद नहीं है ना। आपने भी अभी अदालतों का रोना रो दिया, मैंने पार्लियामेंट का रोना रो दिया, सियासत का रोना रो दिया। तो कहीं से शुरू करना है तो वो एक आइन है। आइन पर अमल अभी मौजूदा दौर में भी नहीं हो रहा। आपकी 16 माह की गवर्नमेंट थी, उसमें भी नहीं हो रहा था। तो ये सिलसिला तो आप आज बैठ के कह देते किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए। गलतियां तो खुद करते हैं ना आप लोग। देखिए, इसमें भी कोई शक नहीं है कि गलती हम करते हैं, इसमें कोई इनकार करने वाली बात तो है ही नहीं है। इसी वजह से बीबी शहीद ने नवाज शरीफ साहब के साथ मीसा के मीशत जो है ना, मीसा की जमहूरियत जो है ना वो साइन किया है। लेकिन फिर उसके बाद आपने उसका सिलसिला देखा कि उसकी शुरुआत या उसकी वायलेशन किसने की है, वो आपके सामने है। यहाँ तो ये सूरत हाल है कि लाइन से लोग लगे हुए हैं और आपको ख्वाजा आसिफ साहब की वो बात याद आ गई होगी। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने बोला इससे पहले कि वो कोई पार्टी, यानी जो मीडिया पे आ रहे थे कि पीपल्स पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छी होगी, मीडिया पे आ रहे थे, तो ख्वाजा आसिफ का रिकॉर्ड की बात आपको बता रहा हूँ। उसने बोला कि इससे पहले कि कोई और पार्टी अपने जगह बना ले, हमें अपना आगे जाना चाहिए, और वो आगे चले गए। तो आपके सामने की सूरत हाल है। यहाँ तो ये है कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, या जैसा सिनेमा का टिकट लेते हुए हर आदमी एक दूसरे को धक्के मारते हुए आगे जा रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं है। अगर जमहूरी पार्टी सब इकट्ठे हो जाए, जैसे मिसा की जमहूरियत साइन हुआ, उसी के तहत मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ यहाँ तो लाइन लगे हुए हैं। हाँ। मतलब बात ये होता, मैं तो आपको छोटा सा एक मिसाल देना चाह रहा हूँ। कल तक नवाज शरीफ साहब जिस तरह अदारों को बुरा भला कह रहे थे, आज अदारों की तारीफ हो रही है, आज अदारों को मौका दे रहे हुकूमत करने की, तो सब कुछ भूल गए। लाइन में ना आपको जोर से धक्का लग तो सब कुछ भूल गए। तो ऐसा देखिए वह बात होता ना, ये जोर का झटका नहीं है। बात ये होता ना, मैं ये कह रहा हूं कि आपके साथ अगर जिसने बुरा किया है और अगले दिन वो फिर आपको हुकूमत में लाने की अगर प्लान बना ले, तो आप पिछले सब भूल जाते हो और आगे दौड़ते जरूर। तो ये कैसा निजाम ठीक होगा? हाँ, ये कैसा निजाम ठीक होगा? अतर कासिम साहब, जैसे ठीक नहीं होगा। बड़ा जबरदस्त किस्म का एक आर्गुमेंट हुआ करता था पिछले दिनों में। हम समझे थे शायद पाकिस्तान उससे आगे निकल गया है। क्या हुआ? खाता है तो लगाता भी तो है। तो हमें लगता है वो उसी पाकिस्तान में हम एक मरतबा फिर वापस जा रहे हैं।
कि जहाँ पर ये कौम, ये मुल्क ये समझेगा कि कोई बात नहीं, हमारा लीडर जो है वो, मैं नहीं कह रहा कि नून लीग की क़यादत करप्ट है, वो अदालतें साबित करेंगी, मगर एक बयानिया होता है ना, कौम की एक शऊर होता है जो उसके जुमलों में नज़र आता है। तो ये जुमला हमें सुनने को मिलता था कि खाता है तो लगाता भी है, और ये काबिल कबूल था हमारे लिए। तो हम फिर उसी तरफ वापस जा रहे हैं, और जो जिस तरफ जा रहे हैं उसमें ये तमाम जमातें जो पिछले चंद सालों में इक़्तिदार में रही हैं, सब शामिल हैं, गुनाहगार हैं इस गुनाह में या नहीं है। एक ब्रेक के बाद किसी को अब इसमें शक व शुबा तो मौजूद नहीं है, बड़े खुल के बात हो रही है कि अगले वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हो सकते हैं। जिस तरह से उन्हें सहूलतकारी पे के इल्ज़ाम उन पर लग रहे हैं, ख़ुद उनकी इत्तेहादी जमातें जो माजी करीब में इत्तेहादी रहीं वो लगा रही हैं, मीडिया बात कर रहा है, हर जगह बात हो रही है। तो अतर काज़मी साहब, सवाल आपसे यही है कि किस पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर नून लीग जो एक सेंट्रल राइट की पार्टी तस्वुर की जाती है, मजहबी रुझानात वाली पार्टी तस्वुर की जाती है, किसी ज़माने में मियां नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन बनने की जस्तजू भी रखते थे। तो एक ऐसे पाकिस्तान की तरफ जहाँ पर इस तरह के रुझानात होंगे, ऐसा एक समाज होगा और एक ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर ये बात आम होगी, क्या हुआ, खाता है तो लगाता भी है, तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं आगे। देखिए, जिस पाकिस्तान की तरफ हम जा रहे हैं या जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं वो एक ही पाकिस्तान है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि वो बस उसी के अंदर हम रहते हैं, उसी के अंदर किरदार डिफरेंट हो जाते हैं, और हमारे लिए भी बड़ा इजी होता है कि हम सियासतदानों को सामने बैठा लें और सियासतदानों को यहाँ तक कह दें कि आप हमारे बच्चों का दूध पी गए हैं या ये चीज़ हमारा ये कर दिया वो कर दिया। तो ये मेरे ख्याल में इस मुल्क के मसाइल तब हल होंगे मसूद भाई कि जब इस मुल्क में कादर मंदोखेल जैसा बंदा जो है वज़ीर आज़म बनेगा। मैं ये बड़ी आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, या जो है कामरान मुर्तज़ा जैसा साहब जैसा बंदा वज़ीर आज़म बनेगा। क्यों, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये आम लोग हैं, ये मेरे और आप जैसे लोग हैं, इनके मसाइल भी वैसे हैं जैसे हमारे मसाइल हैं। जब तक यहाँ पे अशराफिया जो है वो एक इसके उसका होल्ड रहेगा, वो इस मुल्क को कंट्रोल करेंगे, आम लोग, आम बंदे के मसाइल हल नहीं होंगे। और वो तभी हो सकते हैं जब आप वोट के अमल को चलने दें। इन सियासतदानों को हम बहुत बुरा कहते हैं, इनमें बहुत बुराइयां हैं, पर यकीन कीजिए मसाइल का हल यही निकालेंगे, ये सियासतदान ही निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। और ये एक आजमाया हुआ फार्मूला है दुनिया भर। वो तो उस वक्त निकालेंगे ना जब इनकी अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत होगी। अब कादिर मंदोखेल भाई जो है बड़े मेहनत से इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीती, बड़ी मेहनत से वहाँ पर काम किया, कराची के ही हल्का इनका, लेकिन मुझे पता है कि इनकी अपनी पार्टी में अगर ये चाहें कि किसी बड़ी पोजीशन पे चले जाएं तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इनको अपनी पार्टी में नहीं मिलेगा। कैसे करेंगे? देखें ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फिल्टर आउट हो जाएगा। एक दफ़ा नहीं होगा, 2 दफ़ा नहीं होगा, 5 साल नहीं होगा, 10 साल नहीं होगा, 75 साल तो हमने तजर्बे किए हैं ना। हमने बड़े बड़े अक्लमंदों के फार्मूले यहाँ पे जो है आजमाएं, तो एक मौका आवाम को भी दे लें। 22-25 जो करोड़ अवाम है उनके इज्तिमाई शऊर के ऊपर 10 साल आप एतबार कर लें, उनको चुनने दें अपने नुमाइंदे, उनको चलाने दें ये निज़ाम। नहीं अतर भाई, मैं तो कह रहा हूँ पार्टी के अंदर ही जमहूरियत नहीं है ना, ये इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे ना। जी, जिस पार्टी में ही जमहूरियत ना हो। मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, पर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, जब मुल्क में जमहूरियत होगी तो पार्टी में मजबूरन जमहूरियत आ जाएगी। ठीक है कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका इस पर क्या टेक है? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं आप जैसे लोग हों, सामने आए। मुमकिन है इस निज़ाम के अंदर? ये मेरा ख्याल है मिसकंसेप्शन है कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं है। कम से कम मैं अपनी बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो आके पूरी तरह मेहनत करे, फ़र्ज़ करिए ये मतलब आपको आज नज़र आ रहा है ना कि चलें जी एक फैमिली है, मगर अगर उतनी मेहनत कोई और कर ले तो मेरा ख्याल है कि वो उससे ज़्यादा जो है ना वो शायद आगे चला जाए। तो ये फैमिलियों ने मेहनत की हुई है, हर तरह से टाइम देते हैं, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी इसके ऊपर उन्होंने लगा दी हुई है, तो इसलिए आगे हैं। ये बाकी चलें एक आध स्लाट अगर उनकी निकाल दें तो उसके बाद तो सारे मेरे और कादर मंदोखेल जैसे लोग हैं ना, इसके अलावा तो किसी ने उनको वो नहीं किया। और मेजॉरिटी जो है ना उसी तरह के लोग हैं, मैं हो गया, कादर साहब हो गए और इसी तरह के लोग हो गए। इवन नून में और बाकी दूसरी पार्टियों में भी इसी तरह से हमारे मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं।
मगर प्रॉब्लम ये है कि हम उतना टाइम नहीं पार्टियों को दे पाते, इसलिए जो है ना शायद हम उस पार्टी लीडरशिप में, मेन लीडरशिप में नज़र नहीं आते। अगर कोई भी शख्स उतना टाइम दे तो वो मेन लीडरशिप में चला जाएगा, स्विच कर लेगा वहाँ से। कादिर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं आप कभी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन सकती? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतने बता दूं कि 2018 के इलेक्शन के बाद मैंने जब फैसल वाडा साहब को डिस्क्वालीफाई करा है और कौमी असम्बली का जब टिकट की बात आई है, आप यकीन जाएंगे, सारे लोग सुन रहे होंगे मुझे, एक भी शख्स ने मेरे मुकाबले में टिकट के लिए दरख्वास्त नहीं दी। सब ने ये कहा कि इस आदमी की मेहनत है, ये सीट इनको मिलना चाहिए। तो हल्के की नहीं, तो पार्टी के अंदर तो बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद है, कौमी असम्बली की सीट है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यही जमहूरियत है। पार्टी का सबसे बड़ा ओहदा यानी चौथा बड़ा ओहदा मेरे पास रहा है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान का। मैं लॉयर वन का मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहा हूँ, तो और क्या चाहिए मुझे? पार्टी ने इज्जत की है, बहुत है मेरे लिए। ठीक है, फाइनल वर्ड्स जनाब अतर काज़मी साहब, हम क्लोजिंग की तरफ बिल्कुल बढ़ रहे हैं। क्या उम्मीद है आने वाले इलेक्शन से और आने वाले वक्त के साथ पाकिस्तान के लिए बेहतरी आप देख रहे हैं या कि सियासी इंतशार मजीद बढ़ता हुआ देख रही हैं? देखिए, एक तो हमारा हाल हमारे मुस्तकबिल की कहानी सुना रहा है, दूसरा असल पाकिस्तान में जो बहरान शुरू होगा वो इलेक्शंस के बाद होगा। इसलिए कि अभी तक बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि शायद इलेक्शन में उनका मदावा हो जाए। जब वो उम्मीद भी ख़त्म होगी तो फिर मुझे एक बड़ा बहरान खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है, पर आई होप कि ऐसा होगा नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, जनाब कादिर मंदूखेल साहब। दिल जला हुआ है, जाहिर सी बात है, अफसोस है इस वक्त दुनिया में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो हमारे अपने मुल्क में हो रहा है, तो कड़वी कसीली बातें ज़रूर हो जाती हैं। लेकिन ये भी उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो बारिज़ वजूद में आया है तो इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर मौजूद है। 25 करोड़ का यह मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, इसको तरक्की करना है, इसको आगे बढ़ना है। पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।